साइबर क्राइम के संबंध में पिछले साल बीते वर्ष क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या आवश्यकताएं महसूस की गई है और क्या पुलिस मुख्यालय द्वारा इसके लिए कार्य योजना बनाया गया, रोड मैप बनाया है। इस विषय में डीआईजी, आईओयू, आईजी, एडीजी, ईओयू दोनों उपलब्ध हैं। कुछ पृष्ठभूमि एडीजी यू बताएंगे कि किस तरह से साइबर क्राइम में वृद्धि हुई है और यूयू के अंदर जो साइबर क्राइम सेल है उसके संबंध में डीआईजी, ईओयू बताएंगे। फिर मैं समअप करूंगा कि आगे, क्योंकि साइबर क्राइम की बढ़ती प्रकोप और जो वर्तमान में डिजिटाइजेशन, स्टैक इकोनॉमी और हमारा जो विकसित बिहार का परिकल्पना है, उसके अनुरूप हम लोग क्या एंटिसिपेट करते हैं, क्या प्लान करते हैं, उसको देखने के लिए उस संबंध में हम अंत में बताएंगे। साइबर बेस्ड क्राइम है, इसका कोई बॉर्डर्स नहीं और स्पेशलाइजेशन चाहिए, टेक्निकी जानकारी, लैब्स। तो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, मैन पावर का भी और हार्डवेयर का भी, साइबर फोरेंसिक लैब्स मल्टीपल चाहिए, दो ऑन करने की कोशिश की जा रही है। फिर स्पेशलाइज्ड यूनिट इसलिए बनाई जा रही है, हम लोग ने परिकल्पना की है, इसलिए आईजीसीआईडी की पोस्टिंग भी, आईजी साइबर क्राइम की पोस्टिंग भी हुई है इस बार, और डीआईजी साइबर क्राइम की भी पोस्टिंग। जो इकाई हम लोग बना रहे हैं वो आईजीसीआई साइबर क्राइम सीधे रिपोर्ट करेंगे डीजी, क्योंकि अगर हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ होगा तो बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी ग्रोथ होगी, और धीरे धीरे ऑनलाइन ही मीडियम है, इंटरनेट ही मीडियम है बैंकिंग के लिए भी और फंड ट्रांसफर के। फिर आपका क्रिप्टो करेंसी की भी रोल आ जाएगी, बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट है, परंतु अभी भी बच्चे लोग कर रहे हैं। और हिमाचल में एक मेजर स्कैम हुआ है जो फॉल्स क्रिप्टो करेंसी बना के उसमें 500 करोड़ का स्कैम हुआ। तो सोफिस्टिकेशन इस क्राइम का, डिजिटल क्राइम्स का बढ़ती जा रही है। इसी मद्देनजर ईओयू का देखते हुए कैपेसिटी, क्योंकि ईओयू बना था इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस की परिभाषा काफी विस्तृत है, काफी तरह तरह की अपराध उसमें सीमित है, परंतु जो हमारे विक्टिम्स हो रहे हैं साइबर क्राइम में है, उसके अलावे भी यहाँ हमको चाहिए स्पेस जहां हम ट्रेनिंग कर सकें। फिर बड़ा कॉल सेंटर जो 24x7 काम करे और हर बैंक का एक ऑफिसर भी बैठे 24x7, हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। जो हम लोग का डिजाइन है उस बिल्डिंग का, हम लोग एक जमीन देखे हैं जो पुलिस विभाग की है, इसलिए सरकार को देनी नहीं पड़ेगी, खाली बिल्डिंग बनाने की जरूरत। वहां कंप्लेनेंट्स को बैठने की जगह, कॉल सेंटर, आईजी साइबर, डीआईजी साइबर और 3 एसपी साइबर। साइबर क्राइम के लिए अलग, एक साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी क्योंकि अब मैलवेयर, रैंसमवेयर की भी अटैक्स होनी है, हमारा जो कॉल सेंटर्स खुलना है उसको लेके, और फिर अब क्या बोलते हैं इसको, क्लाउड में जानी काफी इंफॉर्मेशन, डाटा बैंक खुलनी। फिर हमारा जो बिहार गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण डाटा है उसको सेफगार्ड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की भी एक एसपी का पद हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एडीजी स्पेशल ब्रांच को भी रिपोर्ट करेंगे और वो इंस्टीट्यूट इंश्योर करेंगे कि जो महत्वपूर्ण इकाई है बिहार सरकार की, उसका सिक्योरिटी वेटिंग करेंगे। उनके पास ट्रेंड मैन पावर रहेगा जो जाके उनका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, जैसे केंद्र सरकार की एनसीआईपीसी, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो आईटी एक्ट 70 के तहत बना है। अभी 150 से ऊपर क्रिटिकल कंप्यूटर सेंटर्स, या मतलब कहिए पावर ग्रिड का, एनटीपीसी का, पीएमओ का, सबको देखता है।
वो तो केंद्र सरकार बनाई हुई, पर बिहार सरकार की भी हमको चाहिए कि साइबर प्रोटेक्शन, हमारे डाटा का, तरह तरह का डाटा है, जैसे आप मानिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की डाटा, फिर ग्रामीण बैंकों की सिक्योरिटी, हमारे ग्रामीण बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, ये सब सेंटर के अंदर आता है। उन महत्वपूर्ण इकाइयों का जो क्रिटिकल कंप्यूटर स्ट्रक्चर है उसको वेट करना, उनको गाइडलाइंस देना। तो ये हमारा रोड मैप है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल से उस पर आगे कार्रवाई हो। जहाँ की भवन बनाने की है, हम लोग ने सेलेक्ट किया है, क्योंकि कभी कभी जमीन में बहुत दिक्कत होती है। तो जो विधानसभा, बिहार विधानसभा की प्रवेश द्वार है, उसके बगल में सचिवालय थाना के बगल में एक भूखंड है, वर्तमान में स्पेशल ब्रांच की उसमें कोर्ट चलती है, उस कोर्ट को ट्रांसफर करके वहीं एक बहुमंजिल इमारत का हम लोग कोशिश करेंगे, शीघ्र बिहार सरकार को प्रस्ताव जाएगी कि उसकी निर्माण हो। अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो आगे और जटिल समस्या जटिल होते जाएगी, और कैपेसिटी बिल्डिंग से ही हम उसका निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद। एडीजी सर ने, एडीजी हेडक्वार्टर सर ने और एडीजी यूवी सर ने ब्रीफ किया है। साइबर के मामले में आप सभी अवगत हैं। आर्थिक अपराध इकाई पूरे बिहार राज्य के लिए साइबर के मामलों में नोडल इकाई रही है, और साइबर के अपराधों में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई, मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा दूंगा कि 2021 से 2022 में रिपोर्टिंग में 92% की वृद्धि हुई, 2022 से 2023 में रिपोर्टिंग में 116% की वृद्धि हुई, और 2023 की बनिस्बत 2024 में लगभग 43% वृद्धि हुई। तो इसको देखते हुए 2023 में सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। सबसे पहले आर्थिक अपराध इकाई में, जैसा कि सर ने बताया, 1930 हेल्पलाइन कॉल सेंटर, जिसको एनसीआरपी पोर्टल कॉल सेंटर बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई। और फिर माह 2023 में 44 साइबर थानों को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था, प्रत्येक पुलिस जिला के। इसके बाद हम लोगों को साइबर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने में बहुत ज्यादा बल मिला है। इसका मैं सिर्फ आंकड़ों में आपको बताऊंगा। फरवरी 2023, 26 फरवरी 2023 को कॉल सेंटर क्रियाशील हुआ था आर्थिक अपराध इकाई में। उस समय बिहार राज्य पूरे भारत में सभी जितने भी आयामों पर जो I4C मूल्यांकन करता है, चाहे वो कितनी कॉल्स आपने रिसीव की, आपने फंड करवाया गया। तो फरवरी 2023 में 28 राज्यों में से हम लोग 24 या 25वें स्थान पे थे हर एक पायदान पे। उसके बाद इसका विश्लेषण किया गया, और 24/7 जो 3 शिफ्ट वाला कॉल सेंटर है, हम लोगों ने उसका शुरुआत की, और 30 SIP लाइन्स वर्तमान में इसमें कार्यरत है। उसके बाद अब की स्थिति, हमारे नवंबर के जो आंकड़े हैं, हम लोग जो कॉल प्रतिशत जितना हम लोग आंसर करते हैं, शीर्षार्थ 3 राज्यों में से है। राशि होल्ड करवाने में 16.78%। अभी हम लोग 5वें स्थान इस महीना पे रहे हैं, लेकिन बीच में हम लोगों ने 2 महीने लगातार टॉप भी किया है। जून में और अगस्त में हम लोग शीर्षार्थ थे। पूरे भारत में हम लोग ने सबसे ज्यादा राशि होल्ड करवाई थी। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करवाने में जितना हम लोगों को रिपोर्ट होता है, बिहार तीसरे स्थान पर है पूरे देश भर में। होल्ड करवाने में हम लोग 12वें स्थान, रिफंड करवाने में 12वें स्थान पर है। उसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की अलग अलग प्रैक्टिस है। बहुत से राज्यों में हाईकोर्ट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर निकला है कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए हुए भी आप विक्टिम को पैसा वापस करा सकते हैं पुलिस के एक्शन टेकन रिपोर्ट पे। तो एक अच्छा पहल हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, और यहाँ पर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करके इस प्रकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालें। तो इस आयाम में भी फिर हम लोगों को बहुत सहयोग मिलेगा, जो हम लोग राशि होल्ड करवाते हैं वापस विक्टिम्स को करवाने के लिए। उसके बाद जो हम लोगों ने 44 थाना शुरू हुए थे, इससे पहले लोगों को बहुत परेशानी होती थी कि कहाँ पे साइबर अपराध के मामले दर्ज होने हैं। अब उसके बाद जो प्राथमिकियों की संख्या है वो भी अच्छी है, लोगों को मालूम है, जानकारी है, और इसके कारण जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी का अभियान है वो भी हम लोग लगातार चला रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई स्तर से हम लोग एक स्पेशल ऑपरेशन चलाते हैं, साइबर प्रहार। जो हमारे पास एनसीआरपी का डेटा होता है, बहुत ही विस्तृत डेटाबेस है। हम लोगों का अपना एक साइबर सर्विलांस टीम, इस डेटाबेस को हम लोग एनालाइज करते हैं। इसमें एक पोर्टल है जिसको प्रतिबिंब पोर्टल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो साइबर
जो एनसीआरपी पोर्टल पे नंबर रिपोर्ट होते हैं कि कौन से नंबर से हम लोगों को कॉल्स आ रही हैं, हम लोग उनको जियो लोकेशन देते हैं, जियो टैगिंग करते हैं। फिर जो उनमें से जो नंबर एक्टिव होते हैं उनको हम लोग मैप करते हैं गूगल मैप्स के ऊपर, और उसके बाद जो हमारी टीम्स हैं, जो साइबर थानों के जो जिला की टीम्स हैं, उनके सहयोग से वहां पर रेड्स की जाती है। जो ऑपरेशन साइबर प्रहार इस साल हम लोगों ने चलाना शुरू किया था, इसमें एसपी साइबर जो हमारे हैं नोडल ऑफिसर हैं। इस साल ये इलेक्शंस के बाद हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की थी। लगभग 120 अपराधी इस ऑपरेशन साइबर प्रहार में हमारे विश्लेषण के आधार पर गिरफ्तार हुए हैं, और लगभग 688 अपराधी साइबर थाना ने जो अपना विश्लेषण किया, क्योंकि उनको भी एनसीआरबी पोर्टल का डाटा एक्सेस होता है, उन्होंने अपने इनिशिएटिव पे साइबर अपराधियों को गिरफ्तारी की। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं साइबर थाना की, और राज्य भर में जितने भी साइबर अपराध के केस रिपोर्ट होते हैं उनमें हम लोग तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास फोरेंसिक वर्क स्टेशन को हम लोगों ने मजबूत किया है, फोरेंसिक लैब को अपने मजबूत किया है। और अभी तक इस साल हम लोगों ने लगभग 2308 कांडों में जो बिहार राज्य के विभिन्न थाना में प्रतिवेदित हुए थे, हम लोगों ने तकनीकी सहयोग देके और अपराधियों तक पहुंचने में सब संबंधित थाना की मदद करवाई है, उनकी गिरफ्तारी में सहयोग दिया है। एक बहुत बड़ा जो अब हम लोगों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, सोशल मीडिया। जब लोकसभा का चुनाव था 2024 में, तो निर्वाचन आयोग भारत सरकार का काफी इसके ऊपर एक कंसर्न भी था मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर और फेक न्यूज को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई में अप्रैल 2024 में ही सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना की। इसके बाद हम लोग लगातार 24/7 हमारा यूनिट चलता है। इस यूनिट के द्वारा अब तक कुल 419 शिकायतें, इस प्रकार की पोस्ट, इस प्रकार के वेब पेजेस को आइडेंटिफाई किया है जहां पर आपत्तिजनक सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं, फेक न्यूज, ये सब हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के क्रम में पाए थे। इनमें से तकरीबन 205 आपत्तिजनक पोस्टों को टेक डाउन करवाया गया है, 4 वेब पेजेस को हम लोगों ने ब्लॉक करवाया है, और राज्य भर में विभिन्न थाना में, साइबर थाना में 40 प्राथमिकियां हम लोगों ने दर्ज करवाई है। इसके अतिरिक्त जब भी कोई संवेदनशील पोस्ट होता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना होती है, तो हम लोग साइबर अलर्ट्स जनरेट करते हैं। इस यूनिट के द्वारा अभी तक 171 ऐसे साइबर अलर्ट्स विभिन्न जिला को दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इस यूनिट की स्पेशल एप्रिसिएशन भी किया गया था, बिकॉज बहुत ही कम समय में इस बहुत जल्दी कार्रवाई की थी, और यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए बहुत से मामले जो बहुत संवेदनशील थे उनको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने से बचाया गया। साइबर जागरूकता को लेकर हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। हम लोगों साइबर अवेयरनेस वीक्स, साइबर अवेयरनेस डेज और बहुत से विभिन्न कैंपेन्स, चाहे सोनपुर मेला हो, जहाँ पर भी हम लोगों को फुटफॉल्स मिलते हैं, हम लोग वहाँ पे करवाते हैं। और आर्थिक अपराध इकाई साइबर प्रशिक्षण के मामले में भी बिहार राज्य स्तर की नोडल इकाई है। हम लोगों ने इस वर्ष लगभग 7,315 कर्मियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोगों ने, जैसे आपको बताया कि जब हम लोगों ने शुरुआत हुआ था एनसीआरपी में, मात्र 0.06% राशि होल्ड हो रही थी, 2019 का आंकड़ा है। अभी 16.78% है, और जो टॉप राज्य है इस वक्त उत्तर प्रदेश और गुजरात, उनका भी राशि होल्डिंग का परसेंटेज अगर आप देखेंगे 22% है। वो का प्रमुख कारण यही है कि ये गोल्डन आर वाला कॉन्सेप्ट है कि आप जितना जल्दी प्रतिवेदित करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयरिंग या स्वीप के माध्यम से तुरंत वो अपना राशि निकाल लेता है। जितना जल्दी रिपोर्टिंग हो जाता है उतना ही जल्दी राशि जो बचाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए 1930 का हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार किया है, और ऐसा नहीं है जैसे मैं आपको बताया कि 116% की वृद्धि एक साल में, और इस साल 50% कॉल्स की वृद्धि हुई। पहले भी मामले होते थे, लेकिन लोगों को पहले जागरूकता नहीं थी। अब जागरूकता आई है और उसकी वजह से कॉल्स भी ज्यादा आ रही है। तो जहाँ पे अब इस साल ही आप देखिए कि 394 करोड़ का राशि सिर्फ प्रतिवेदित ही हुआ है, जबकि जब से 2019 से शुरू है 700 करोड़। तो एक तो हम लोग जागरूकता के ऊपर काम करें कि लोगों को एटलीस्ट ये हो कि घर पे बैठ के, बहुत अच्छी सुविधा है, आपको कहीं थाना में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के, और जो लोग कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं वो एनसीआरपी पोर्टल पे ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तब तक उनको थाने की जाने की कोई जरूरत नहीं। तो मेन जो प्रमुख कारण है, और दूसरा है कि बहुत से बैंकों में हम लोगों ने ये पाया है कि उनको हम लोग जब बताते भी हैं तो क्योंकि वो 24/7 इंस्टीट्यूशन नहीं है बैंक, जब उनका वर्किंग आवर खत्म हो जाता है तो ज्यादातर साइबर अपराधी स्ट्राइक करते हैं रात को या फिर वीकेंड्स पे या छुट्टियों पे। हम लोगों ने आरबीआई के साथ बार बार इस मामले को उठाया। बहुत से बैंकों ने भी अपने 24/7 डेस्क तैयार किए हैं, क्योंकि जब वो रिपोर्ट होता है तो हम लोग फॉलो अप करते हैं बैंक्स को अलग से। वो भी कारण है कि रिपोर्टिंग होने के बावजूद भी कई बार राशि निकल जाती है। लेकिन हम लोगों ने इस साल 3 मेजर हम लोगों ने मीटिंग्स की बैंक्स के साथ आरबीआई के समन्वय से,
जिसके कारण जो हम लोगों का ये इतनी कामयाबी हम लोगों को मिल रही है, क्योंकि बैंक्स भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने 24/7 असिस्ट किया। सर एक आखिरी सवाल होगा सर, जो फर्जी सिम कार्ड के बारे में आपने बताया, तो अमूमन देखा गया है कि इस राज्य में मैंडेटरी आधार कार्ड नहीं है, जो साइबर अपराधी है वहीं का सिम कार्ड ना वहाँ फोटो की जरूरत पड़ती है, ना आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो उससे निपटने का क्या? उसमें देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आधार कार्ड अभी भी मैंडेटरी कहीं पर भी नहीं। जो राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो लेकिन बहुत से जो कंपनीज देती हैं वो ज्यादातर बायोमेट्रिक्स लेकर ही देती है। लेकिन इसमें भी ज्यादातर ये है कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि लोगों को ज्ञात ही नहीं होता कि उनके नाम से सिम कार्ड निकल रहा है। अब अपराध चली परिवर्तित हो रही है। जो बैंक अकाउंट्स का भी हम लोगों ने विश्लेषण किया है और सिम कार्ड्स का भी विश्लेषण किया है, इन लोगों को हम लोग भाड़े के अकाउंट्स और भाड़े का इन लोगों को कमीशन मिलता है। सही बायोमेट्रिक्स पे उनसे दिया जा रहा है सिम कार्ड, या फिर जो रिटेल होल्डर्स हैं वो थोड़ी सी बदमाशी करते हैं कि 2-3 बार उनका अंगूठा लगा लेते हैं क्योंकि हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन वो निकल रहा बायोमेट्रिक्स के ही, लेकिन उसके बाद जाकर तो वो उस कमीशन के एवज में अपने अकाउंट को देते हैं साइबर अपराध के लिए, जाकर उस पर देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। अभी जो गाइडलाइंस आई हैं पिछले साल 2023 में, हम लोगों ने एक बार आपको प्रेस विज्ञप्ति में भी साझा किया था कि डीओटी की गाइडलाइंस अब चेंज हो गई हैं और ऐसे जो रिटेलर्स हैं जो इस प्रकार के सिम कार्ड्स दे रहे हैं उनके ऊपर फाइन की कार्रवाई है। तो हम लोगों ने जो डीओटी के साथ वर्कशॉप किया था, और ये जो जितने भी हम लोगों ने ब्लॉक कराए हैं नंबर, इन सभी के जहाँ से भी रिटेलर से पॉइंट से नंबर निकले हैं उसकी सूची डीओटी के साथ साझा की है, और डीओटी ने बहुत से लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है और फाइन भी किया है। और आधार कार्ड देना, सिम कार्ड देना प्रेशर रहता है तरफ से कि आपको आधार कार्ड भी देना, हाँ, शेयर करेंगे। उसके देखिए ये है कि जो आधार कार्ड का है कि बायोमेट्रिक्स, आप बहुत से लोग हैं कि जिनका बायोमेट्रिक्स नहीं ले पाता है, सिस्टम नहीं ले पाता है, तो वो दूसरे भी पहचान पत्र हैं, डीओटी के द्वारा कुछ पहचान पत्रों को मैंडेटरी किया हुआ है। आधार कार्ड जो और बायोमेट्रिक्स हैं ये सब फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा है तो बाकी पहचान पत्रों की भी आप लोग दे सकते हैं। तो लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज है, जैसे आप रिलायंस देखें, वो देखें, वो बायोमेट्रिक्स के बाद ही अब उसको दे रही है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अपराध शैली अभी इन्होंने चेंज की कि लोगों को, सही लोगों को लाकर बायोमेट्रिक्स के आधार पर सिम कार्ड देते हैं, लेकिन उसके बाद कमीशन लेके अपने साइबर अपराध के लिए उसको यूज कर रहे हैं। और दूसरा जो मेन चीज हो गया कि वर्चुअल एप्स जो आ गई हैं, उसमें आपको सिम कार्ड की आवश्यकता भी नहीं है। वर्चुअल ऐप से आप जनरेट करते हैं और ये ज्यादातर जो सिम है ये बाहर के एक्टिवेटेड है, लेकिन आपको इंडियन नंबर के रूप में मास्कुरेट होकर आता है। ये भी एक अपराध शैली है। बहुत से केसेस में क्योंकि पैसा नहीं गया तो पीपल हैव नॉट कम फॉरवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, कि पैसा बच गया था, उनको पता चल गया था टाइम। सर इसमें जैसे कि ये आपने बताया लाओस, कंबोडिया, 5 कंट्रीज, 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। जी जी। इसमें क्या किसी के देश पर्टिकुलरली लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया है क्या, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड समवन और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोगों का एक विशेष टेस्ट है। हम लोगों ने 374 ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन ऑफ एमिग्रेंट्स, जो हम लोगों का ऑफिस है यहाँ पे नियोजन भवन में चलता है, और आरपीओ, वहां से पासपोर्ट डिटेल लेके हम लोगों ने उनका सत्यापन करवाया था संबंधित जिला से, और 8 ट्रैवल एजेंट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन क्योंकि एलओसी का कार्रवाई जो सीबीआई नोडल है और आई4सी राज्यों से समन्वय स्थापित करता है, तो हम लोगों ने उनको डिटेल सबमिट कर दी है। आगे का कार्रवाई भारत सरकार के स्तर से। साइबर कमांडो आपने बताया, इसमें क्या विल दे हैव पावर टू अरेस्ट पीपल और व्हाट? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पर अगर कोई अटैक होता है तो तत्काल कार्रवाई की नॉट फॉर एनी कंप्लेंट्स, और साइबर अवेयरनेस के लिए भी, साइबर अवेयरनेस का भी काम करेंगे, और इनफैक्ट उनको जो अभी जो उनका प्रशिक्षण शेड्यूल है, उनको फोरेंसिक्स, बेसिक्स फोरेंसिक्स में भी उनकी मदद, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जो इनिशियल कार्रवाई है डिजिटल कलेक्शन की, उसमें भी वो सहयोग कर पाए। इसमें हम लोगों ने सभी मनोनयन मांगा था सभी जिलों से, खास करके ऐसे लोगों का जिनका आईटी बैकग्राउंड है, जिनके पास बीसीए का बैकग्राउंड है और आईटी बैकग्राउंड की डिग्रीज है। उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट 10 जनवरी 2025 को आर्थिक अपराध इकाई में ही लिया जा रहा है, और ये टेस्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं, आई4सी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर देगा। इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम है, उनके ही ऑब्जर्वर आएंगे, हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। उस टेस्ट में जो भी रिटन परीक्षा में और जो कंप्यूटर परीक्षा है उसमें जो पास होते हैं, उसके बाद फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है, और फिर आई4सी के द्वारा विभिन्न आईआईटीज, एनआईटीज, इन सभी को चिन्हित किया गया है, वहां पे इनको राज्य सरकार की तरफ से भेजा जाएगा और 6 से 9 महीने का इनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा। हम लोगों ने 176 पुलिस कर्मियों को और पुलिस पदाधिकारियों को चिन्हित किया।
जी जी बिल्कुल। ये हम लोगों के जो अभी पोस्ट तो अभी फिलहाल 24 दिसंबर को ही स्वीकृत हुआ है, 3 अतिरिक्त जो पोस्ट स्वीकृत हुआ है। और वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, उनसे हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा है कि किस प्रकार की जुरिस्डिक्शन रखना चाहते हैं उनके। जैसे वहां से प्रस्ताव आ जाएगा, प्रस्ताव हम लोग राज्य सरकार को उचित माध्यम से समर्पित कर देंगे। और जहां तक रही बात की, ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि एक आयोग के पास 100, 200, 250 केसेज है। इसके लिए अब हम लोगों ने बिहार पुलिस एकेडमी के माध्यम से, हम लोगों ने पिछली बार भी ऐसे किया था कि जो वहाँ पे नए रिक्रूट्स हैं, खास करके सब इंस्पेक्टर लेवल पे जिनके पास आईटी बैकग्राउंड की डिग्री, उनका एक लिस्ट हम लोग दे रहे हैं। और पहले भी यहाँ से आर्थिक अपराध इकाई से गया हुआ है कि ऐसे लोगों को, खास करके जो यंग ऑफिसर्स हैं, उनको पहले साइबर पुलिस स्टेशन थाना में लगाया जाए। तो धीरे धीरे अब इसी तरह से शब्दाबंधन किया जा रहा है संसाधनों में भी और मानव। मूर्तियां चोरी काफी इंसिडेंट हो रहे हैं। न्यूज ऑफ ये सर, किसी और दिन करेंगे। आज आंकड़े नहीं है मेरे पास, आप अलग से बताइए। जो है साइबर थानों के द्वारा जो है रामकृष्ण नगर इलाके से जो है 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों को इसमें जो हम लोगों का जैसे आपको बताया कि साइबर सर्विलेंस टीम और साइबर टेक्निकल टीम हमारे यहाँ पे है। तो हम लोग जो हमारे पास एनसीआरपी में, जैसे दिन में हमारे पास एवरेज 5 से 6 हज़ार कॉल्स आती हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि कितनी कॉल्स बिहार के टावर लोकेशन से ओरिजिनेट हुई। जब किसी एक विशेष जगह पे उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन ऐसे सेल फोन्स का हमको नज़र आता है, तो हम लोग उसका एक ब्रीफ तैयार करते हैं और उसको संबंधित साइबर थानों को देते हैं और अपनी टीम को भी वहाँ पे भेजते हैं। पहले हम लोग रेकी करवाते हैं कि कहाँ पे टावर लोकेशन है, और फिर हम लोग उसका सर्च करवाते हैं। जब हम लोगों को वहाँ से लैपटॉप या फिर इस तरह की डिवाइसेस मिलती हैं, या फेक सिम कार्ड्स मिलते हैं, फेक बैंक अकाउंट्स मिलते हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो यही साइबर प्रहार जो ऑपरेशन है, उसका मुख्य जो बेसिस है और मुख्य जो हम लोग कार्यशैली है, यही है। ये इन्वेस्टिगेशन में परिपक्व हो जाएगा, हम आपके साथ साझा करेंगे। जैसे कि पहले भी परीक्षाओं में जो हम लोगों को लूप होल्स मिले हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो हम लोगों ने जो संबंधित परीक्षा नियंत्रक है और एजेंसीज उनके साथ साझा किए हैं, ताकि वो फीडबैक हम लोगों ने दिया है। तो इसी तरह से ऑनलाइन वाला हम लोग एक सुझाव पत्र बना रहे हैं। और एक बार इस पे जो हम लोगों के इस बार लूप होल्स प्रकाश में आए हैं, रजिस्ट्रेशन को लेकर या फिर इनके स्वामित्व को लेकर, और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैन पावर था, वो हम लोग निश्चित रूप से देंगे जो इनकी पंजीकृत करने वाली अथॉरिटीज हैं, ताकि उनकी तरफ से उनके एसओपीज हैं उसमें जो भी बदलाव की आवश्यकता है, किस प्रकार की घटना दोबारा न हो, उनके द्वारा किया जा सके। किस चीज को लेकर नहीं, हम इस तरह से नहीं। हाँ, ऑनलाइन जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 2 जगह से ज्यादातर पंजीकृत होते हैं। अधिकांश जो जीएसटी है वहां से होते हैं, जीएसटी नंबर जनरेट करके आप लोग करते हैं, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के माध्यम से भी होते हैं। तो आरओसी से हम लोगों ने लेटर लिख के सूची प्राप्त करने के लिए निवेदन किया है, और जीएसटी से भी हम लोगों ने किया है, ताकि कम से कम बिहार राज्य में जितने भी हम लोगों के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर्स हैं, उसका एक समेकित डेटाबेस हम लोग बना लें। कहीं कहीं से रिपोर्ट आया है, बाकी जगह से प्रतीक्षा। आर्थिक अपराध इकाई को, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पेपर लीक्स के साथ डील करते हैं, और इस तरह की सूचना की कोई पेपर वायरल हो रहा है या फिर हो रहा है, यूपीएससी को लेकर इस प्रकार की कुछ करने जा रहे हैं, ताकि ये जो निरंतर बढ़ता हुआ साइबर अपराध का जो आयाम है और चिंताजनक है, इस पे हम लोग लोगों को राहत दे सकें। राज्य भर में सभी जिले में साइबर थाने हैं। सबसे ज्यादा किस जिला में एफआईआर दर्ज होते हैं और कौन कौन जिला में साइबर अपराधी का प्रभाव है? हाल ही के दिनों में किराए के मकान लेकर के पटना में बड़े पैमाने पर साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए, उसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई क्या कदम उठाएगी? सबसे ज्यादा हम लोगों का जो साइबर अपराध का प्रतिवेदन होता है पटना जिला में होता है। अभी तक नवंबर माह तक लगभग 2700 एफआईआर साइबर अपराध के यहाँ पे हम लोगों को एफआईआर प्रतिवेदित हुए हैं पटना जिला में। अभी आपको उसी चीज को देखकर अभी हम आपको जानकारी देते हैं कि अभी एक नोटिफिकेशन हुआ है, जिसपे 3 अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक के साइबर के पद पटना जिला को दिए जा रहे हैं, और एक हम लोग प्रस्ताव भी तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि पटना जिला बहुत बड़ा जिला है। एक साइबर पुलिस स्टेशन की जगह पे प्रत्येक पटना का, जैसे रूरल है, ईस्ट है, वेस्ट सेंटर पे, उसके लिए एक समर्पित
4 टोटल हम लोगों के साइबर पुलिस स्टेशन बनाने के लिए हमने पटना जिला से प्रस्ताव मांगा है। और जो आपने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है, खास करके 3 थानों में, पत्रकार नगर हो गया, चित्रगुप्त नगर हो गया, कंकड़बाग हो गया, इसमें बहुत से लोग दूसरे जिला से आके और दूसरे राज्यों से भी आके, जो अंग्रेजी में जो अच्छा जिनको नॉलेज होता है, बंगाल से आते हैं, साउथ से आते हैं, यहाँ पे कॉल सेंटर्स चलाते हैं। तो आपको याद होगा कि 2022, 23, 24 में इस तरह के बहुत से साइबर अपराधियों को और गिरोहों को, संगठित गिरोहों को हम लोगों ने बस्ट किया है और उनको जेल भेजा है, और उनके हम लोगों ने ई-डॉसियर्स भी तैयार कर। सर मेरा एक सवाल है सर कि नालंदा, नवादा और शेखपुरा तीन जो जिला है साइबर अपराध का गढ़ माना जा रहा है, वहाँ सर पुलिस की क्या गतिविधि है? अभी तक जो हम लोग आंकड़ा तैयार करते हैं, इसको इन जिलों को साइबर हॉटस्पॉट्स करते हैं। ये जो हॉटस्पॉट्स हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पे इन जिलों को आइडेंटिफाई किया जाता है। वर्तमान में बिहार में 5 जिले हैं, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना और जमुई। इन 5 जिलों को साइबर हॉटस्पॉट्स जो के रूप में इनको चिन्हित किया गया है। जो भी मैंने आपको बताया, ऑपरेशन साइबर प्रहार, ये प्रतिबिंब पोर्टल इसी साल शुरू हुआ था। पिछले साल ये पायलट बेसिस पे हुआ था। तो प्रतिबिंब पोर्टल पे जितने भी, खास करके इन जिलों में जो नंबर्स एक्टिव हैं, इन जिलों से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो राज्य भर से, या फिर जो जिनके जो इन जिलों से सिम कार्ड्स वगैरह जो निर्गत हुए, उनका हम लोग विश्लेषण करते हैं। जैसे आपको बताया कि नंबर्स का जियो टैगिंग करते हैं, जियो लोकेशन के आधार पर हम लोग संबंधित थाना के हिसाब से पूरे पूरे टोला को घेर के और उसको घेर के सर्च भी करवाते हैं। तो ये साइबर प्रहार में, जैसे आपको बताया कि हम लोगों ने लगभग 120 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें अधिकांश गिरफ्तारियां इन साइबर हॉटस्पॉट जिलों से ही। इसके अलावा इन जिलों के लिए एक विशेष जेसीसी की टीम बनाई गई है, जिसमें हम झारखंड के साथ टैग्ड हैं, क्योंकि इन दोनों के अपराधी ज्यादातर हमारे जो अपराधी हैं बंगाल और झारखंड के साथ इंटरलिंक होते हैं। तो तीनों स्टेट्स का मिला के जेसीसी 2 बना है। उसमें हम लोगों के प्रतिनिधि और बंगाल के और झारखंड के प्रतिनिधि, तो समय समय पर उनके सहयोग से भी संयुक्त रेड्स भी हम लोग करवाते हैं, कारण है। और दूसरा जो हम लोगों का, जैसे बताया कि इसमें जो अधिकांश आप बैक लिंक्स देखेंगे और जो ज्यादातर एविडेंस हम लोगों को आना है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मर्चेंट गेटवेज हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि विदेश बेस्ड होते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल क्राइम, जिसमें आपके सारे अपराधी भारत में मिल जाएंगे अधिकांश रूप से, इसमें उल्टा है। इसमें अधिकांश जो अपराधी हैं वो भी बाहर हैं, या फिर जो कंपनीज ने एविडेंस देना है वो भी विदेशों में बेस्ड है। तो वो जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल है। उनसे नोटिस दे के एविडेंस देने की, उनको जस्टिफाई करने की हम लोगों को वो चाहिए, उसमें काफी विलम्ब होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मल्टीपल लेयरिंग होती है। और जब कोई विदेश में बैठा अपराधी, ज्यादातर तो जैसे आपको डिजिटल अरेस्ट का बताया कि ऑलमोस्ट 80% ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से हो रहा है। तो फिर एक और लंबी प्रक्रिया है, लेटरोगेटरीज हैं, एमलेट्स, आपको पहले कोर्ट से वारंट्स देने, फिर एमलेट से रेड करवाने और फिर भेजने हैं। तो ये जो हमारा सामान्य ट्रेडिशनल अपराध है, उसके बनिस्बत जो इसकी अपराध शैली और इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल है। नहीं, हम लोगों को जो वारंट्स वाला जो है, हम लोगों का अभी एक पोर्टल शुरू किया है, सीआईडी ने पोर्टल शुरू किया है, एमलेट पोर्टल पर। पहले सारी प्रक्रिया मैनुअल हुआ करती थी, तो अब क्योंकि साइबर अपराध में खास करके बहुत से एलआर्स और एमलेट्स को लेकर इशू आता है। सबसे पहले तो वही जो बताया कि कोर्ट से बहुत से इशूज होते हैं, उनको समझाने में दिक्कत होती है। इस साल, पिछले साल हम लोगों ने जुडिशरी को और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स दोनों को ट्रेनिंग दिया है आईटी एक्ट। और उसके बाद अब सीआईडी, हमारे जो यहाँ पे नोडल है एमलेट्स और एलआर्स के लिए, एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया, जिसके क्रेडेंशियल सभी जिला को दिए जा रहे हैं और जनरेट हो गए हैं, ताकि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, क्योंकि हम लोगों का काम सिर्फ उसको ट्रांसमिट करना है सीबीआई। वर्ष में आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ था और इसका मूल उद्देश्य था कि जो वैसे अपराध हैं जिसमें अंतर जिला, अंतर राज्य आर्थिक अपराधी हैं, जिसमें सरकार के राजस्व को क्षति हो रही है, इसके अलावा साइबर अपराध, जो उस समय एक तरह से नया उभरता हुआ अपराध था, और उस समय परिकल्पना की गई कि इन दोनों अपराधों के लिए आर्थिक अपराध एक नोडल एजेंसी है। अभी आपको ज्ञात भी होगा कि आर्थिक अपराध साइबर के लिए आईजी साइबर का पदस्थापन भी हुआ है, डीआईजी साइबर का पदस्थापन हुआ है। पूर्व से हमारे पास इसकी साइबर उपलब्ध है, और साइबर के डीवाईएसपी और इंस्पेक्टर का भी एक हमारे पास यूनिट है। मुख्य रूप से हमारे पास जब एनसीआरपी शाखा आरंभ हुई 1930, जो आप जानते हैं, और cybercrime.government.in जो पोर्टल है, इस पर
किसी भी तरह के साइबर अपराध की शिकायत की जाती है, शिकायत मिलते ही 1930 पर हमारी जो इकाई है वो 24/7 कार्य करती है। 3 शिफ्टों में हमारे पदाधिकारी और पुलिसकर्मी उस पर कार्यरत रहते हैं और सभी तरह के जो शिकायतें आती हैं उसको नोट किया जाता है, उसको 1930 पर अपलोड किया जाता है और जिस तरह के अपराध का क्लासिफिकेशन होता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। विशेष तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो कंप्लेंट 1930 पर रजिस्टर हो रहा है उस पर आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि इस पर अभी तक हम लोगों को 16 लाख से ऊपर कॉल प्राप्त हुए और उसमें से 96% कॉल हमारे जो पदाधिकारी वहाँ पदस्थापित हैं उन्होंने रिसीव किया है और उस पर कोई ना कोई कार्रवाई की है या अपलोड किया है जो बेसिक है। तो इस मामले में हमारा 1930 जो है वो एक तरह से हेल्पिंग हैंड है। किसी के लिए भी रात्रि में भी कोई कठिनाई आती है, लोग साइबर इकाई में आते हैं या अपने घर से दूरभाष से फोन करते हैं और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जो साइबर में आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मामले हैं उस मामलों में भी हमारा प्रतिशत जो राशि जो गबन की जाती है या फ्रॉड की जाती है साइबर अपराध के माध्यम से उसका प्रतिशत काफ़ी अच्छा है, 16.78% है। जब हम लोगों ने 2020 में शुरू किया था उस टाइम 0.14% था, फिर ये बढ़ के 3.2% हुआ, 2021 में 6% रहा, 2022 में 11% और अभी जाकर हमारा 16.78% है। ऑलमोस्ट 17% राशि हम लोग तत्काल रोक पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और अगर देश के स्तर पर भी देखें तो हम लोग 3-4 मुख्य राज्यों में हैं तो ये राशि हम रोक पाते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा डीआईजी यूयू को कि एक बार आप जी जी सर, नया साल को लेकर के बिहार पुलिस किस तरह से तैयारी कर आप सभी मीडिया के अधिकारीगण को शुभ प्रभात। बिहार पुलिस नए साल के लिए, आने वाले नए साल के लिए अपने समस्त जो हमारे नागरिक हैं, कानून पसंद नागरिक, उनको के लिए शुभकामनाएं रखती है और हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि नया साल में उनका कार्यक्रम जो होता है परिवार के साथ, मित्रों के साथ नए साल को आनंद के साथ मनाने का, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी है, प्रतिबद्धता है हमारी, हम लोग कटिबद्ध हैं अपने काम के प्रति। इसमें विशेष रूप से सभी जगह जो सभी जिला को मुख्यालय से आदेश दिया गया है कि विजिबल डिप्लॉयमेंट रखेंगे, हर एक जगह फोर्स दिखे पब्लिक को, उससे पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो क्षेत्र हैं जिन जिलों में जहां पिकनिक आदि के लिए लोग जाते हैं वहां पर विशेष डिप्लॉयमेंट रखेंगे देर तक। इस दौरान संध्या और सुबह में फ्रिस्किंग चेकिंग जो होता है, एंटी क्राइम चेकिंग, उसको हम लोग चलाएंगे। निसंदेह थोड़ा तकलीफ जनता को होगा, मगर ये जनता के सुरक्षा और उनके हित में ही किया जा रहा है। जनता से अपील करेंगे कि सहयोग करेंगे। इस दौरान वरीय पुलिस जो अधिकारीगण हैं जिला में, वो भी गश्ती पर रहेंगे देर रात तक, ताकि जो लोग जो हैं अपना जो नए साल में जो नए साल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं अच्छे से करें। ट्रैफिक और मद्य निषेध, एक्साइज डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस, ये सब मिलके इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति शराब पी के वाहन ना चलाए या शराब पी के मूवमेंट ना करे, क्योंकि आप सबको ज्ञात है कि बिहार में शराब पीना, रखना, उसको होल्ड करना, लेके चलना आदि सभी
कानूनी रूप से वार्ड है। ERSS जो सिस्टम है, इमरजेंसी रिस्पांस 112 डायल, वो भी पूरी तरह से फंक्शनल है और कम समय में किसी भी कॉल पे वो पहुंच रहा है। अगर किसी को किसी तरह की असुविधा या कोई संकट या कोई परेशानी आता है तो ये डायल 112 का उपयोग कर सकते हैं और पुलिस आपकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाएगा। इन सभी चीजों को डीजी कंट्रोल रूम के माध्यम से भी मॉनिटर किया जा रहा है। सभी जिलों के कंट्रोल रूम, महानिदेशक कंट्रोल रूम जो पटना स्थित है, ये सभी 24/7 कार्यरत हैं और हर एक छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग उस पर क्या आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए, कैसे लोगों को और सुविधा पहुंचाया जा सके, जो हमारे संसाधन है उनके माध्यम से हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि उनका जो है नया साल का जो कार्यक्रम आदि है, जो विधि संगत ढंग से वो कर रहे हैं, उसमें हम उनको ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट पहुंचाएं। तो ये हम लोगों की पूरी है पूरा बिहार पुलिस इसमें एकजुट होकर लगा हुआ है और बिहार पुलिस चाहता है कि नागरिक जो है नए साल का आनंद लें, कानून का पालन करें, कानून के पालन में पूरी तरह से सहयोग करें पुलिस महकमा को, और पुलिस महकमा सिर्फ उनके सहयोग के लिए ही रात दिन काम इन दिनों एक्टिव रहेगा। राज्य के कई जिलों में पर्यटन स्थल अतिरिक्त बल पुलिस की भी तैनाती की गई है। जो भी है, हर एक जिला में पर्यटन स्थल हैं, नदी और बहुत सारे पार्क और इस तरह की चीजें हैं, उनकी कमी बिहार में तो है नहीं, लेकिन जिला के पास समुचित बल है और उसी के हिसाब से वो डिप्लॉयमेंट करेंगे। अभी समय है, हम लोग के पास भी अतिरिक्त बल है जिसको हम लोग जिला को देते हैं, तो बल की कमी नहीं रहेगी। पटना जिला बल के पास बल उपलब्ध हैं और अभी हर एक कार्यक्रम को देखते हुए वो कहाँ कैसे डिप्लॉयमेंट करना है वो कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो सैलानियों का जगह है, जहाँ टूरिस्ट जाते हैं या जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, पार्क है या जो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स वगैरह हैं, उन पे उनका विशेष डिप्लॉयमेंट है। सोशल मीडिया लगातार कार्यरत है। एक अलग सेल है जिसमें 40-50 अधिकारी जो साइबर और कंप्यूटर और सभी चीज में दक्ष हैं, उनका वो बिल्कुल यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा जो चीज है जो गलत ढंग से उसको दिखाया जा रहा है तो उस पर हम लोग काउंसिलिंग करते हैं, उनको सही बताते हैं कि क्या हुआ है, क्या कार्रवाई हो रहा है, क्या सही है, ये सब की जानकारी दी जाती है। और कोई ऐसा बात कोई लिखता है जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करे तो उन पर हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। अक्सर गंगा नदी में नाव का प्रचलन होता है, लोग अधिक से अधिक उस पार जाते हैं, ऐसा रोकने के क्या? ये बहुत पहले ही से कहा हुआ है और कि जो जहाँ पर भी स्ट्रक्चर्ड है वहां पर तो लोग ज्यादा नहीं बैठाते हैं, मगर जहाँ कोई सिस्टम नहीं है वहाँ सहयोग के दिमाग में रखते हुए या फिर किसी लालच से ज्यादा बैठा लेते हैं। तो इस पे भी सबको निर्देश दिया गया है कि ऐसा ना हो। और आम लोगों से भी हमारी अपील है कि नदी के माध्यम से अगर परिवहन कर रहे हैं तो जो संख्या होती है उसी में परिवहन करें, उसमें नाव से जाएं। नाव एक ऐसा एरिया है जो पास्ट में इनकी घटनाएं हुई हैं, तो इसके लिए सभी जिला स्तर पर भी सभी लोगों को अलर्ट किया गया है कि इस पे नजर रखें और लोगों को अलर्ट आवश्यकता अनुसार, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर है तो उसके लिए भी जिला अपने से बल लगा रहा है, कहीं सैलानियों को उनको पिकनिक का है उसके लिए अलग बल है, तो बल आवश्यकता अनुसार डिप्लॉय किया जाता है। ट्रैफिक तो बिल्कुल एक अभिन्न अंग है इस पूरे पुलिस सतर्कता के का। ट्रैफिक है, प्रोहिबिशन के जो टीम है, थाना की जो टीम है, ये सभी साथ में एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। को रोकने के लिए बिल्कुल
खासतौर पे जो वो व्हीलर जो है, जो बाइक चलाते हैं, उन पर तो ट्रैफिक की विशेष नजर रहेगी। सीसीटीवी कैमरा सभी जगह, बहुत जगह लगे हुए हैं और उनके माध्यम से कंट्रोल रूम को तुरंत पता चलेगा और उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। होटल जहां से भी शिकायत आएंगे, अनावश्यक हम होटल पे कोई हमारा नहीं है, लेकिन अगर सिविल में लोग हैं, लेकिन अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो हम तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, भागलपुर सेंट्रल जेल तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।